आईएएस का युद्ध लड़ रहे मेरे डियर आईएएस फ्रेंड्स, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग ऐसे राइटिंग पर बातें करेंगे और आप जानते हैं अच्छे से कि ऐसे राइटिंग में अभी हम लोग एक पर्टिकुलर ऐसे को लेकर बातें कर रहे हैं। ऐसे राइटिंग की मेन स्ट्रक्चर, फाइनल स्ट्रक्चर क्या होगी, जिस बेस पर अगर आप ऐसे लिखते हैं, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ऐसे सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पेपर है और उसका जो मार्किंग है बहुत हाई तक जा सकता है। इसका हाईएस्ट मार्किंग और जीएस पेपर्स से अधिक है, तो आप वहाँ तक पहुँच सकें। उसके लिए आपको मैंने एक फाइनल स्ट्रक्चर बताया था और फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि अब उस फाइनल स्ट्रक्चर के बेस पर हम लोग अब कुछ यूपीएससी ने ही जो एसेस पूछे हैं, उनको लेकर ऐसे कैसे लिखा जा सकता है उस तरीके से कि उतने मार्क्स लाए जा सकें, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और मैंने कहा था कि इसके लिए बेहतर होगा कि पिछले कुछ साल के एसेस स्टेप बाय स्टेप लिए जाएं। शुरुआत हम लोग एक ऐसे ऐसे से करें जो कि कंपैरेटिवली थोड़ा इजी हो। इजी तो वैसे कोई भी नहीं होता यूपीएससी का ऐसे, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे साल में जाना पड़ेगा। धीरे धीरे हम आगे ट्रांसफ़र होंगे और अभी तक का जो यूपीएससी का ऐसे है, पिछले हम 5-6 साल के एसेस को लेकर प्रैक्टिस करेंगे। तो एक ऐसे हमने पहला चुना है फ्रेंड्स, जो ये है हमारा डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज सेव्ड इन इट्स क्लासरूम्स। जो मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया था और उसमें कहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो इस ऐसे का है, वो है इसका रफ पार्ट, कि रफ आप कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको यही सीखना होगा कि रफ कैसे किया जाए, क्योंकि रफ एक समझिए कि आपका रास्ता है, प्लानिंग है आपका। वो प्लान जो आपको वो रास्ता बताएगा जिस पर आपको ऐसे चलते हुए लिखना है। तो रफ बड़ा इम्पोर्टेंट है। पिछले 2 क्लासेस से हम लोग रफ पर बातें कर रहे हैं। रफ में भी जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है रफ का, वो होता है कि सबसे पहले आपको डायमेंशंस फिक्स कर लेने चाहिए कि किस डायमेंशन पर आप ऐसे को लिखने जा रहे हैं। उस डायमेंशन को फिक्स करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि ऐसे के नेचर को समझा जाए कि इस पर्टिकुलर ऐसे में किन डायमेंशंस को यूज़ किया जाए। मैंने आपको बहुत सारे 15-20 डायमेंशंस बताए थे, उससे भी ज़्यादा ही आई थिंक बताए थे, 20-25 डायमेंशंस मैंने आपको बताए थे। लेकिन इतने ज़्यादा आप एक ऐसे में शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि वर्ड की लिमिट होती है, आपको 1000 से टू 1200 वर्ड्स में लिखने हैं। तो उसके लिए 7, 8, 6, 6 टू 7, 8 डायमेंशंस मोर देन इनफ होते हैं, क्योंकि आप कम से कम एक डायमेंशंस में जाएँगे तो आपको 1 से 150 शब्द लिखने होंगे। तो मान लीजिए आप 6 डायमेंशन लेते हैं तो करीब 900 वर्ड आपको वहाँ मिल जाएँगे। और बाकी जो बचे हुए हैं, या आप 600 एक-एक 100 वर्ड में भी लिखेंगे तो 600 मिले। लेकिन डायमेंशंस के अलावा भी काफ़ी कुछ लिखना होता है। इंट्रोडक्शन पार्ट है, मीनिंग पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है। तो इसमें भी आपको 300-400 शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले डायमेंशंस पर बातें कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर ऐसे को लेकर हमने कुछ डायमेंशंस तैयार किए थे। हमने हिस्टोरिकली, सोशली, इकोनॉमिकली इन पर बातें कर ली है। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। ऐसे हमारा है, डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम्स। मैंने आपको कहा था कि अगर डेस्टिनी शेप करना हो तो आप सोचिए कि आप डेस्टिनी एक नेशन का कैसे शेप करेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपना डेस्टिनी कैसे शेप करेंगे, अगर एक क्लासरूम में आपको अपना डेस्टिनी शेप करना हो, तो अपने अंदर आपको वो क्या क्या क्वालिटीज़ लानी होंगी कि आपका डेस्टिनी बन सके। उसी तरह आप नेशन के बारे में सोचिए कि नेशन के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या एक नेशन में शामिल होता है। एक नेशन के किन किन पार्ट को अगर डेवलप कर दिया जाए तो वो पूरा नेशन डेवलप हो जाएगा। और उनको क्लासरूम में कैसे सेव किया जा सकता है। इसके लिए हमने एक नेशन को, मान लीजिए इंडिया है, तो उसके लिए
6 डायमेंशंस फिक्स किए थे कि मान लीजिए इंडिया की जो हिस्टोरिकल पार्ट हैं उनको डेवलप कर दिया जाए, सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरल पार्ट, पॉलिटिकल पार्ट, इन्वायरमेंटल पार्ट, इन तरीके से अगर डेवलप कर दिया जाए एक नेशन को, इनके इन पार्ट्स को, उसकी नेशन अपने उनकी उनकी डेस्टिनी अपने आप शेप हो जाएगी। इकोनॉमिकली तक हम बात कर चुके हैं, अब बात करें कल्चरली कि कल्चरली जो है, अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि आपको डेस्टिनी शेप करना है एक जगह के कल्चर का, तो आप उसको क्लासरूम में कैसे शेप करेंगे? अब देखिए, किसी भी नेशन की डेस्टिनी उसके लोगों से ही बनेगी। लोग जैसा व्यवहार करेंगे, जैसे होंगे, लोग, क्योंकि अल्टीमेटली एक नेशन का रिसोर्स कौन यूज़ करेगा? लोग यूज़ करेंगे। तो वो जिस तरीके से काम करेंगे, उसी से किसी की डेस्टिनी शेप होगी, एक नेशन की डेस्टिनी शेप होगी। अब इंडिया की मान लीजिए कल्चर की बात करते हैं, तो यहाँ क्या है, सर्वधर्म संभव की बात होती है, वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, सबको साथ लेकर चलने की बात होती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात होती है। ये सब चीज़ें हैं इंडिया में, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, होमोजेनिटी, रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, रिस्पेक्ट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ पीपल, रिस्पेक्ट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रेडिशंस, ये सारी चीज़ें। तो अगर क्लासरूम में बच्चों को शुरुआत से ये सिखाया जाए इन चीज़ों के वैल्यू के बारे में, कल्चरल वैल्यू के बारे में, तो आगे जाकर वो इनकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो कल्चर से रिलेटेड जो भी पार्ट है, उसे आपको शामिल करना है और फिर जाके कल्चर आपने लिखा, कल्चर पे आपको रफ़ तैयार करना है, ठीक है? इसके साथ आप 1-2 पॉइंट आपको बीच में लिख लेना चाहिए। रफ़ तैयार करने में सिर्फ़ डायमेंशंस ना लिखें, डायमेंशंस के अंदर भी आपको कुछ लिखना है, तो 1-2 पॉइंट तैयार कर लें आप। जैसे कल्चर की बात करें, तो यहाँ पे क्या है? रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, इसके ऊपर आप 50 वर्ड में लिख दीजिए। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, फिर आप और क्या लिख सकते हैं? टॉलरेंस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ पीपल, या फिर सेकुलरिज्म की आप बात कर सकते हैं। रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, इसकी बात कर सकते हैं आप, इन पर कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको डायमेंशंस में कुछ पॉइंट्स स्टार्ट कर लेना चाहिए कि हाँ, इन पर लिखेंगे कल्चरली। अब बात करें पॉलिटिकली, पॉलिटिकली आप एक, अब इनके बारे में फिर अब बात है यहाँ पे, देखिए ये तो आपने किया, अब क्लासरूम में कैसे सेव करना है, तो इनकी वैल्यूज़ लोगों को बताएँगे, क्लासरूम में आप बच्चों को बताएँगे, बच्चे ही जाकर बड़े बनेंगे और आगे जाके उन्हीं को काम करना है, तो वो बिल्ड करेंगे, उन्हीं से नेशन बिल्ड होगा, उसकी डेस्टिनी बिल्ड होगी। क्यों कहा जाता है बच्चे देश का भविष्य होते हैं? ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। भविष्य क्या है? वही तो है डेस्टिनी देश का, नेशन का डेस्टिनी क्या है? तो बच्चे क्यों देश का भविष्य होते हैं? क्योंकि बच्चों में वो चीज़ें डेवलप करनी होती है, जो आगे जाके देश का भविष्य बनेंगे और देश के लिए काम करेंगे। तो वही बातें होती हैं। अब इसी तरह पॉलिटिकली, पॉलिटिकली पॉलिटिकली कैसे आप शेप करेंगे क्लासरूम में एक नेशन के डेस्टिनी को? कैसा पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर आपको सूट करेगा? आप बताइए कि एक नेशन के लिए सबसे बेस्ट पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर कैसा हो सकता है? इसके कुछ वैल्यूज़ आपको पता होने चाहिए। वो आप, जैसे कि डेमोक्रेसी, एक हेल्दी डेमोक्रेसी हो, फेल्ड डेमोक्रेसी नहीं, जैसा कि पाकिस्तान है हमारा फेल्ड डेमोक्रेसी, या फिर कोई ऐसा नहीं कि अथॉरिटेटिव हो। तो एक हेल्दी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, उनकी वैल्यू होती हो, और साथ ही जो पीपल, पॉलिटिशियंस हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो पीपल की भी वैल्यू करते हों, सिटीज़न सेंट्रिक पॉलिसीज़ होती हो। तो एक ऐसा पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर जहाँ पे लोग
इंस्टीट्यूशंस की वैल्यू करें, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की वैल्यू करें और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में जो काम कर रहे हैं, उनको लोगों की कदर हो। जब ऐसा बिल्ड होगा पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर तो सोचिए, ये कितना हेल्दी डेस्टिनेशन बनेगा। तो आप इस तरीके से कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे इसमें ले जाकर कि पीपल रिस्पेक्टिंग institutions respecting people। और इसके अंदर आप 50-50 वर्ड दोनों में लिख दीजिए, 50-60 वर्ड करके, हो गया। इस तरीके से आपको सोचना होगा। अब इन्वायरमेंटली बिल्ड करें तो आप सोचिए कि अगर आपसे कहा जाए कि इंडिया का इन्वायरमेंट आपको कैसा चाहिए, अपने घर का इन्वायरमेंट आपको कैसा चाहिए, छोटे लेवल पर सोचना है आपको, उसको बड़ा कर देना है। इसकी हमने बात की, तो यही आप क्लासरूम में सिखाइए कुछ ऐसी कि आगे जाके जो बच्चे हों, अगर वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में जाएं तो उन्हें वहाँ कैसे बिहेव करना चाहिए, या फिर जो इंस्टीट्यूशंस हैं ऑलरेडी उनकी रिस्पेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट, पार्लियामेंट की रिस्पेक्ट। तो इन सब के बारे में तो क्लासरूम से ही शुरुआत होगी, क्योंकि बच्चे सीखने की शुरुआत कहाँ से करते हैं। इन्वायरमेंट की बात करें तो कैसा होना चाहिए, पॉल्यूशन कम से कम हो, उसके लिए कदम उठाए जाने चाहिए, प्योर इन्वायरमेंट हो। मतलब इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने वाले जो भी फैक्टर्स हैं उनको रोकने की कोशिश हो रही है। देखिए पॉल्यूशन तो होगा, ऐसे नहीं है कि आप कंप्लीटली उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन्वायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट, इसमें क्या बात होती है इन्वायरमेंट में अगर बात करें तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट, इसको बूस्ट किया जाए और दूसरी तरफ रिड्यूस किया जाए इन्वायरमेंट डिटीरियोरेटिंग फैक्टर्स, कि इन्वायरमेंट को डिटीरियोरेट करने वाले, उसकी क्वालिटी को घटाने वाले जो फैक्टर्स हैं उनको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, घटाएंगे। इस तरीके से अगर एक तरफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट हो रही है, उसकी बूस्टिंग हो रही है, और एक तरफ ये हो रही है, ये क्लासरूम में सिखाया जाए, आगे जाके वो इसका पालन करें, तो उससे एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार हो सकेगा। इंडिया की बात करें तो इंडियन नेशन का, कि उसकी डेस्टिनी तैयार हो सके, एक बेहतर डेस्टिनी। तो इस तरीके से सोच के आपको सबसे पहले रफ में जो है वो डायमेंशन तैयार करने पड़ेंगे कि किन डायमेंशंस पर लिखना है इस ऐसे को। जब डायमेंशन आपके तैयार हो जाए तो जिस तरह से फिर मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था कि अब शुरुआत आपको कैसे करनी है, उसके लिए या तो आप कोई कोट चुन लें, अच्छा सा कोट जो इस ऐसे को सूट करता हो, इस ऐसे से रिलेटेड हो ऐसा। फिर आप इंट्रोडक्शन में आप इस ऐसे को पार्ट वाइज डिवाइड कर दें और फिर उसका सबसे पहले इंट्रोडक्टरी मीनिंग समझाएं, कि सबसे पहले कि सबसे पहले देखिए एक फ्लो होना चाहिए आपके ऐसे में, जैसा कि मैं कहता हूँ। तो वो स्ट्रक्चर मैंने आपको ऐसा दिया था कि वो फ्लो आ सके, एक कहानी, जैसे कि आप कोई मूवी देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपने एक अच्छे कोट से शुरुआत की, अट्रैक्ट किया एग्जामिनर को अपनी तरफ कि यार अरे क्या लिखा है, उधर उसका ध्यान खींचा अपनी तरफ, रोका उसको, थामा, कि उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, वो उसने सुना, उसको ऐसा लग रहा है कि उसे, देखिए एग्जामिनर जब चेक करता है तो वैसे ही चेक करता है, उसे कुछ नहीं पता इस ऐसे के बारे में, आप उसे बता रहे हैं कि ये ऐसे क्या है। अगर वो उसको जच जाता है उस बेस पर वो नंबर दे देता है कि कितना उसको जचा है। तो आपने शुरुआत किया एक अच्छे कोटेशन के साथ, एक अच्छे रेफरेंस के साथ, फिर आपने बताया
उसके डिफरेंट पार्ट्स की कि मीनिंग क्या है इसका इंट्रोडक्शन, क्या समाज में मीनिंग फैला हुआ है, उसमें क्या गलतियाँ हैं। उस गलतियों को सुधारते हुए आपने एक मीनिंग बताई कि इस तरीके से होना चाहिए। और फिर आपने बताया कि इससे पहले कि हम डायमेंशंस की तरफ चलें, अब आपको बॉडी स्टार्ट करनी है, तो आप बता सकते हैं कि इससे पहले कि हम डायमेंशंस की तरफ चलें, बेहतर होगा कि हम इसके सरफेस मीनिंग को समझ लें इस ऐसे की। फिर आप वहाँ पर बता रहे हैं कि डेस्टिनी क्या हो सकती है, डेस्टिनी किसे कहेंगे, डेस्टिनी ऑफ अ नेशन क्या हो सकता है। यहाँ क्लासरूम में उसकी शेपिंग कैसी होगी, तो सरफेस लेवल पर थोड़ी-सी आप इसकी बातें करेंगे। और उसके बाद अब आप डायमेंशंस पर आएँगे और इस डायमेंशंस में एक-एक करके पीछे से शुरू करते हुए हिस्ट्री, सोसाइटी, फिर इकोनॉमीज़, कल्चर, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल एटमॉस्फेयर, इन सब की बात करते हुए यहाँ आप बताएँगे कि कैसे डेस्टिनी शेप होगी। और फिर अब आपको जब ये पास हो जाए तो अब बात आती है कंक्लूजन की। कंक्लूजन में आप इस तरीके से आपको बताना चाहिए कि आप क्या कहना चाहते थे इस ऐसे में और वो किस तरीके से आपने बताया है, क्या-क्या आपने दिखाया है। एक पूरे आपके ऐसे का एक समराइज़्ड रिफ्लेक्शन आप दिखाइए अपने कंक्लूजन में। उसके बाद एक पॉज़िटिव एंडिंग, एक हैप्पी एंडिंग आपको करनी चाहिए। और फिर अंत में जाके एक प्यारा-सा, एक ब्यूटीफुल सा कोई कोट लिखिए या फिर कोई एक अच्छा-सा रेफ़रेंस या शॉर्ट कोई स्वीट स्टोरी लिख सकते हैं आप, जो आपके एसे से रिलेटेड हो, जो कि लगे कि हाँ, इससे फ़िनिश किया जा सकता है। तो एक फ्लो आ जाएगा आपके एसे में, इस तरीके से आपको करना है। तो डायमेंशंस, अब इस पर हमने बात कर ली है कि डायमेंशंस क्या हो सकते हैं। अब जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था जिसकी अभी हमने डिस्कशन भी की है, उसके बेस पर मैंने इस एसे को तैयार किया हुआ है। आपके आपके सामने मैं इसको पार्ट वाइज़ रिप्रेज़ेंट करूँगा टाइम के अकॉर्डिंग धीरे-धीरे। फिर जब ये पूरा सीरीज़ हमारा कंप्लीट हो जाए, इस डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज़ शेप्ड इन इट्स क्लासरूम्स पर, तो आप जानते हैं कि मेरी हर वीडियो पर प्लेलिस्ट क्रिएटेड है। मैराथन क्लास जिस-जिस भी पार्ट का होता है मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है। आप इसको एक साथ पूरे सीरीज़ को लगातार देखने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आप देखें, लेकिन कोशिश करें कि इसे एक साथ कलेक्ट करके देख सकें आप। और तब जाके आपकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऐसे पर बन पाएगी कि हाँ, तब जाके आप समझेंगे कि वो रियल ऐसे क्या हो सकता है, कैसे आपको लिखना चाहिए, उस तरीके से हम बात करेंगे। ये टोटली आपके फ्रीडम की बात है, आपकी मर्ज़ी की बात है। आप इसे कैसे देखना चाहते हैं, मेरे कहने पर मत जाइए। मुझे जो सही लगा, आपके लिए जो सही हो सकता है, वो मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप इस तरीके से देख सकते हैं। देखने की कंप्लीट चॉइस आपकी, आप देखना चाहें या ना देखना चाहें, वो कंप्लीटली आपका फ्रीडम है, आपके ऊपर है। आपको जिस तरीके से भी सूट करता है, आप उस तरीके से देखें। लेकिन मेरा सजेशन यही होगा आपके लिए कि आप छोटे-छोटे टुकड़ों में पहले समझना चाहिए चीज़ों को। जो मेरा तरीका है बताने का, जो एक तरीका हो सकता है, क्योंकि एक बार आप लेके कंप्लीट बैठेंगे, तो आप बोर हो सकते हैं, ऊब सकते हैं, तो आप बीच-बीच में किसी चीज़ में डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो चीज़ों को आप हो सकता है बीच में छोड़ दें या आधा-अधूरा छोड़ दें, वैसा नहीं करना। थोड़े-थोड़े, थोड़े-थोड़े के करके कंप्लीट करना चाहिए। आप ये चाहें तो अपने ही लेवल पे कर लें, बस मैं तरीका बता रहा हूँ। छोटे-छोटे लेवल पर कंप्लीट करें, रफ़ को 3-4 पार्ट में करें, फिर जो स्ट्रक्चर है उसका एक-एक पार्ट करके करें और फिर कंप्लीट उसको असाइन करें एक जगह पर। जब आपका पूरा ऐसे तैयार हो जाए, उसके बाद उसको चेक करें आप और फिर उसमें अगर आपको कमी लगती है, तो उसे वापस से लिखें। वापस से लिखें, फिर उसको रीचेक करें। तब तक आपको ऐसा करना चाहिए, जब तक कि आप सैटिस्फाइड ना हो जाएँ कि हाँ, यूपीएससी के अकॉर्डिंग ये है और मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कम से कम आपको एक ऐसे को 2 बार तो लिखने की कोशिश करनी ही चाहिए, क्योंकि कुछ न कुछ इम्प्रोवाइज़ेशन की गुंजाइश रहती है। प्रैक्टिस करते-करते समय के साथ ये होगा कि आप उस स्टेज पर पहुँच जाएँगे, जहाँ पर जाकर फिर ऐसे नेचुरली एक फ्लो में आप लिखने लगेंगे, ऐसा कि गलतियाँ गलतियाँ करने की गुंजाइश ना के बराबर हो जाएँगी और फिर आप पिच परफेक्ट हो जाएँगे। तो फ्रेंड्स,
फिर मिलते हैं, ऐसे पर आगे बातें करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, सी यू सून, हैव अ नाइस डे।